नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम में सीधी बात के माध्यम से हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि उन बर्निंग इश्यूज को, उन ज्वलंत मुद्दों को उठाकर आपके सामने लाया जाए जिनका ताल्लुक आपकी, मेरी, हम सब की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। और सीधी बात के माध्यम से एक सीधा संवाद, एक कम्युनिकेशन स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। दोस्तों, हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि पूरा विश्व इस वक्त एक चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है और चुनौतीपूर्ण समय कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस के कारण है। और जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष की अगर बात करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यहाँ पर भी एक चुनौतीपूर्ण समय हम सब के सामने है। लॉकडाउन की अगर बात करें तो हमारे जीवन का एक हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी चल रही है और प्रयास यही है कि इस कोरोना महामारी से निकलकर एक सामान्य जीवन की तरफ अग्रसर हो सके। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको सुचारू ढंग से चलाया जा सके और इसके बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार पर भी बल दिया जा रहा है। ये एक अभूतपूर्व समय है जहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार एक अनूठे ढंग से किया जा रहा है और इस समय में तकनीक की मदद से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। न केवल सरकारी स्कूलों की अगर बात करें बल्कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा के प्रसार को बेहतर ढंग से आगे किया जाए। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कहीं ना कहीं इंटरेक्टिव सेशन लगाकर विभिन्न ऐप्स के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो समय की जो क्षति है उससे निकलकर जो करिकुलम है उसको आगे बढ़ाया जा सके। कितनी सफलता, खासकर अगर हम सरकारी स्कूलों की अगर बात करें, क्योंकि ये एक अभूतपूर्व ये प्रगति की गई है सरकारी स्कूलों के माध्यम से, क्योंकि ये समय कभी इतिहास में नहीं आया है। अगर हम पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो कितना प्रभाव और पेनिट्रेशन, खासकर ऑनलाइन शिक्षा या फिर एजुकेशन सिनारियो लॉकडाउन के भीतर जो चल रहा है, कितना प्रभाव उसका देखने को मिलेगा। यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर मैम अनुराधा गुप्ता जी बैठे हैं। आप डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और स्पष्ट दिशा निर्देश आपके द्वारा समय समय पर दिए जा रहे हैं, खासकर शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर जम्मू संभाग में। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठी हैं मिसेस निर्मल महाना, आप प्रिंसिपल हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कठुआ, और उसके अलावा आप प्रेसिडेंट हैं सहोदय जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की एक एसोसिएशन, और उसके अलावा आप सीबीएसई की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री कमल गुप्ता जी बैठे हैं। आप प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, और प्राइवेट स्कूल की कितनी अहम भूमिका है खासकर इस लॉकडाउन के भीतर शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर। और इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री रतन सिंह गिल साहब। आप यहाँ पर सिविल सोसाइटी, खासकर अभिभावकों, पेरेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यूँ तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडिटर इन चीफ द नॉर्थ लाइन्स। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। अनुराधा, मैं शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, लॉकडाउन की अगर बात करें, पूरा देश, पूरा विश्व इस वक्त सीमित हो गया है अपने घरों तक, लेकिन एक पहल शिक्षा विभाग की तरफ से ली गई है शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर। ऑनलाइन शिक्षा की अगर बात करें, जो आंकड़े, जो जहाँ तक मुझे, यू विल बेल मी आउट, लगभग जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 10 जिलों में 2.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँच बनाई गई है। जो आंकड़े मुझे है ये बढ़ भी सकते हैं। लगभग 1,40,000 के आसपास व्हाट्सएप तक पहुँचने का प्रयास किया गया है। क्या कहेंगे जो एक चुनौतीपूर्ण समय में एक पहल की गई है? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इसको हम ऑनलाइन एजुकेशन ना कहें, इसको हम ऑल्टरनेटिव एजुकेशन कहें। एग्जैक्टली। क्योंकि सरकारी स्कूलों में, जैसे आप जानते हैं कि हमारे जम्मू डिवीज़न में लगभग 12,323 स्कूल जो हैं वो सरकारी स्कूल हैं और लगभग 3,000 के करीब प्राइवेट स्कूल्स हैं। और हमारी अगर एनरोलमेंट की हम बात करें तो लगभग 6 लाख बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और लगभग 4-4.5 लाख जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास एक चैलेंज ये था कि क्या हम इन सभी बच्चों के को अप्रोच कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन, क्या हम एक्सेसिबल करवा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी। जब स्कूल्स का क्लोजर हुआ तो आपको जानकर खुशी होगी कि डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू उन कुछ चुने हुए डायरेक्टोरेट्स में या डिपार्टमेंट्स में या स्टेट्स में थे जहाँ पे इमीडिएटली हमने रिस्पॉन्ड किया और 2 चीज़ें हमने इमीडिएटली कर ली थी। इसमें हमने एक DACJ होम क्लासेस करके एक प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया अपने वेबसाइट पे। ये उन बच्चों के लिए था जिनको ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेसिबल करवाया जा सकता था, जिनके पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन्स थे।
वो हमारे लिए एक इजी चीज़ थी करना, क्योंकि उसमें इमीडिएटली हमारे पास टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी इस समय काफ़ी डेवलप हो चुकी है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से हमने ये करना शुरू कर दिया। हमने एक सिंपल गूगल फॉर्म इशू किया, और हमारे जितना हमारा एक रिच रिसोर्स है, मैन पावर हमारे पास बहुत अच्छा है, तो हमारे बहुत सारे टीचर्स ने, मास्टर्स, लेक्चरर्स ने वॉलेंटरीली ऑफ़र किया कि वो वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे, और वीडियो लेक्चर्स को हमने उस प्लेटफॉर्म पे DSCJ होम क्लासेस में दे दिया। अब इसमें एक डिफरेंट चीज़ क्या थी कि ऑनलाइन एजुकेशन में आप देखेंगे कि आज अभी ये जो कोविड-19 को लेके हम देख रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन पे एक थ्रस्ट है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन हमेशा से रही है। बहुत सारा कंटेंट जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, और ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे या जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन का पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि जब रेगुलर स्कूल बंद हो गया है, तो क्या बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, बेसिकली पहले क्या पढ़ना है। तो ये जो हमारे DSCJ होम क्लासेस थी, ये स्ट्रिक्टली एज पर एकेडमिक कैलेंडर थी। एकेडमिक कैलेंडर के होने के दो फ़ायदे थे। एक फ़ायदा ये था कि जैसे नया सेशन शुरू हो रहा है, बच्चा 7वीं से 8वीं में आया है, उसको पता नहीं है मुझे क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट चैप्टर, मेन सब्जेक्ट्स के जो फर्स्ट चैप्टर थे, उनके वीडियो लेक्चर्स जो है हमने वो अपलोड कर दिए। उसके अलावा द चाइल्ड शुड नॉट गो हे वायर, जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी देख भी रहे हैं, इंसिडेंट्स भी देख रहे हैं, तो बच्चे को एक लाइन में ले जाना और बच्चे को पढ़ाई की तरफ केंद्रित करना, ये एक चैलेंज था जो हमने किया। उसके अलावा दूसरा हमने ये किया कि जो हमारी बाकी पॉपुलेशन बचती है, बच्चों की एनरोलमेंट बचती है, जिनको हम ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू अप्रोच नहीं कर सकते, उनके पास, पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, उनके लिए हमने प्राइवेट टीवी चैनल्स जो हैं, केबल नेटवर्क हैं, रेडियो नेटवर्क हैं, डीडी काशीर है, और अभी हमने रिसेंटली MOU साइन किया है, प्रसार भारती की गाइडलाइंस हैं पूरी कंट्री के लिए, तो हमने भी उसका फ़ायदा उठाते हुए वो स्लॉट्स उनसे लिए हैं जो शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा तीसरी चीज़ हमने ये की, वो बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन्स भी नहीं हैं, तो उन बच्चों तक स्मार्टफोन्स भी नहीं है, और जो टीवी भी नहीं देख सकते, जिनके घर में टीवी भी नहीं है, एक बहुत डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे भी हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए हमने कोशिश ये की है कि हम उनको टेक्स्ट बुक्स और स्टडी मटेरियल असाइनमेंट्स जो हैं उनके घर घर तक पहुंचा रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने मिड डे मील भी बच्चों को पहुंचाया है, जो पहली से लेके 8वीं तक के हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उनको मिड डे मील भी मिलता है, उनको टेक्स्ट बुक्स भी मिलती हैं। तो टेक्स्ट बुक्स और सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल जो है वो हमने उनको पहुँचाया है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, हमें 3 मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी जो है वो हमें इसमें अडॉप्ट करनी पड़ी, और दैट इज़ हाउ वी आर वर्किंग ऑन इट। जिस तरह आपने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर, आपने एक पार्लेंस में इसको कहा कि अल्टरनेटिव एजुकेशन, जो डायरेक्ट एजुकेशन के अलावा लॉकडाउन के बाद, नीलम मैम मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इस तरह अनुराधा मैम ने ओवरऑल एक सिनारियो पेश किया कि किस प्रकार एक मल्टीपल प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी के तहत काम किया जा रहा है। जम्मू संभाग की अगर बात करें, जो CBSE के तहत स्कूल हैं, और सहोदय के तहत क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं ऑनलाइन या फिर अल्टरनेट एजुकेशन देने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार। CBSE आप जानते हैं कि नेशनल लेवल पे काम करता है, और CBSE ने, मुझे पता नहीं ये क्यों, लेकिन लास्ट ईयर की बात मैं अगर करूं, बिकॉज मैं कोऑर्डिनेटर भी हूं, सिटी कोऑर्डिनेटर भी हूं CBSE के साथ, एंड उनके पैनल में हूं, स्कूल्स की एफिलिएशन के लिए जाती हूं, ट्रेनिंग के लिए भी। CBSE ने 2 साल पहले ये शुरू किया था। पहले ही उन्होंने अपना जो एजुकेशन का पोर्टल है वो स्टार्ट कर दिया था दीक्षा के नाम से। उन्होंने लास्ट ईयर सारे स्कूल्स को मैसेज भेज के कि जो भी आप सिलेबस कर रहे हैं, उसका जो स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं आपके, वो आप बच्चों के लिए उसके छोटे छोटे वीडियोस, उसका सिलेबस बाइफिकेशन, और जो भी आप अपने स्कूल में बुक्स लगा रहे हैं उसका कंटेंट हमें भेजिए। तो लास्ट ईयर पूरे साल हमने काम किया। स्पेशलाइज्ड सारे जितने हमारे HODs थे, जितने भी CBSE के स्कूल्स हैं, इट्स नॉट इन JNK, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल लेवल। और ये अब इस समय लॉकडाउन के टाइम हमारे को ये बहुत काम आ रहा है, क्योंकि CBSE ने अपने कंटेंट्स जो हैं पोर्टल के जरिए, डिफरेंट पोर्टल्स हैं उनके, दीक्षा है, अभी
दीक्षादान है, उसके बहुत सारे पोर्टल्स हैं, उसके ज़रिए उन्होंने अपने ई क्लासेस चला रहे हैं। जहाँ तक सीबीएसई के स्कूल्स हमारे जम्मू डिवीज़न के हैं, हम लोग ना कि सीबीएसई बट डिफरेंट तरीके अपना रहे हैं। जूम है, जूम में आपको मालूम है बहुत ज़्यादा बच्चे तो हम एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना कोशिश करते हैं कि टीचर उनको डिफरेंट टाइम स्लॉट देती है। 15-15 बच्चे हैं, ये हैं, वेबिनार्स हैं, अलग अलग उनकी अपने देते। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं, जैसे मैं डीपीएस कठुआ में हूँ एंड बच्चे हमारे पूरे बॉर्डर एरिया के आते हैं, और वहाँ एंड स्पेशल सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है वो 2G की हो रही है, बच्चों तक वो कंटेंट पहुंच नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, पिछला इन द मंथ ऑफ फरवरी जो हमारी मीट हुई थी, उसमें वैसे भी हमने कहा था कि कई बार बच्चा जो है ज़्यादा लॉन्ग छुट्टी ले लेता है, जब बच्चा मेडिकल लीव पे होता है तो नहीं पढ़ा पाते। तो पहले ही हमने ये लास्ट ईयर भी हमने इसके ऊपर काम किया कि टीचर जो कंटेंट होता है उसका छोटे छोटे वीडियोस, और 10 मिनट्स का वीडियो जो चैप्टर का कंटेंट है उसका वीडियो बना के, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो व्हाट्सएप पे लोड हो जाता है। और फिर टीचर्स ने सारे स्कूल्स में जितने भी क्लास टीचर्स हैं या सब्जेक्ट टीचर्स हैं, इन्होंने अपने अपनी क्लासेस के ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो एक तो मेन ग्रुप है जो टीचर्स का है, जहाँ टीचर्स आपस में, क्योंकि एचओडीज अपने सब्जेक्ट टीचर्स के साथ डिस्कस करता है, एंड क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में आपको मालूम है क्लास 8 तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिफरेंट बुक्स हैं, एंड जो भी बुक्स हम लगाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में एनसीईआरटी के अलावा, उनका ई कंटेंट बहुत अच्छा है। और इस बार बहुत फरवरी के महीने में उन्होंने बुक्स के साथ सबको ई कंटेंट भी भेज दिया था। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं तो हमारे कॉलिंस की बुक्स हैं, कॉलिंस का पूरा, और वो हमारे को बहुत उससे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि टीचर्स जो है वो हाफ चैप्टर ई कंटेंट बच्चों को भेज रहा है, बच्चे उसको देख रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट टीचर अपना खुद वीडियो बना रहा है, ऑडियोज़ बना रहे हैं, और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को। कहीं बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो पर्सनल विंडो है टीचर का, उसमें जाके डिस्कस कर रहा है और अपने डाउट्स को क्लियर कर रहा है। एंड एज अ प्रिंसिपल्स हम सारे, आई एम श्योर बाकी प्रिंसिपल्स भी सारे प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, कि वो जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर आप मेरा मोबाइल देखेंगे तो सारी क्लासेस के ग्रुप में मैं हूँ, मैं खुद मॉनिटर कर रही हूँ, एंड इनफैक्ट सारे प्रिंसिपल्स मॉनिटर कर रहे हैं कि टीचर्स ई कंटेंट क्या दे रहा है, बच्चे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और कहीं लगता है कि हो सकता है ये कंटेंट जो है टीचर के पास नहीं होगा, तो हम खुद, क्योंकि हम सबके घरों में हमारी अपनी लाइब्रेरीज हैं, मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में आई हैव गॉट 4000 बुक्स, सो आई गो थ्रू, एंड जो भी रेलेवेंट चीज़ होती है फिर मैं व्हाट्सएप के थ्रू उस क्लास में भिजवा रही हूँ, एंड आई एम श्योर बाकी प्रिंसिपल्स भी यही कर रहे हैं। जहाँ तक कुछ और प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भेज तो रहे हैं, बट पेरेंट्स की दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि स्मार्टफोन एक घर में एक है, और जहाँ 2 या 3 बच्चे हैं और डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और टाइमिंग्स जो हैं वो क्लैश हो रही हैं, वो सबसे बड़ा हमारे लिए इस समय चैलेंज हो रहा है। बिकॉज द पेरेंट्स कीप कॉलिंग मी कि मैम मेरा बेटा 9th क्लास में है, उसकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो जो है बोर्ड की क्लास में है, क्लास 5th का। तो देन आई हैव टोल्ड माई टीचर्स कि टाइमिंग्स आप शिफ्ट करें, आप पहले पेरेंट्स से पूछ लें कि जो बड़ी क्लास का बच्चा है उसका टाइमिंग दूसरे स्कूल ने क्या दे रखा है। सो लेट मी टेल यू, एंड आई एम प्राउड दैट जो भी टीचर्स, चाहे वो स्टेट स्कूल्स के हैं या प्राइवेट स्कूल्स के हैं, दे आर वर्किंग हार्ड। पहले आप जाते हैं स्कूल, 40 मिनट्स की क्लास ली खत्म हो जाता है, अब ऐसा नहीं है। टीचर राउंड द क्लॉक 24 आवर्स शी इज़ देयर ऑन द नेट, सर्फेसिंग, वीडियोस बना रही है, ऑडियो बना रही है, अपलोड कर रही है, डाउनलोड हो रहे हैं, फिर बच्चे अपलोड कर रहे हैं, एंड रात के 10-10 बजे तक भी मैं देखती हूँ जब ग्रुप्स में एक टीचर काम कर रहे होते हैं। सो दैट क्रेडिट गोज टू टीचर्स। अब सिर्फ एक जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि ई कंटेंट तो है लेकिन फैसिलिटीज़ घरों में उतनी नहीं है। मैं जिस तरह आपने कहा कि ई कंटेंट है लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है, स्मार्टफोन का आपने जिक्र किया, 2G इस वक्त चल रहा है। कमल जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा इस पूरे सिनारियो में, जहाँ कहीं ना कहीं कोशिश चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की है, प्राइवेट सेक्टर की है, स्टेट बोर्ड के जो स्कूल है एफिलिएटेड वो काम कर रहे हैं, किस दिशा में प्राइवेट स्कूल जम्मू में काम कर रहे हैं? देखिए, जो जेके बोर्ड के अंडर स्कूल है जी, वो दोनों तरफ से पिस रहे हैं। सीबीएसई का एक सिस्टम बन चुका था, उसको वो यूटिलाइज कर, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है, वो गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं। जी,
अब प्राइवेट स्कूल जो जेके बोर्ड के अंदर है, ना तो उनके पास रिसोर्सेज है, ना कोई ऐसा सिस्टम बोर्ड ने बनाया था जेके बोर्ड है जिससे कि ई एजुकेशन का कुछ सिस्टम बनाया है। जो भी हो रहा है वो प्राइवेट स्कूल अपने लेवल पे ही कर रहे हैं और हमारी जो बच्चे हैं वो एक मिक्स उससे आते हैं। अब सीबीएसई के जो बच्चे हैं वो एक क्वालिफाइड एजुकेटेड फैमिली से आते हैं, अच्छी फैमिली से भी हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, सभी नहीं मैं कह सकता। लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल जेके बोर्ड के जो बच्चे हैं वो एक मिक्स फैमिली से आ रहे हैं। कुछ बच्चे अच्छी फैमिली से हैं, उनके साथ उनके पास फैसिलिटी है लेकिन उनकी परसेंटेज थोड़ी कम है। कुछ मीडियोकर हैं, जैसे मैम ने कहा कि एक पूरी फैमिली में एक स्मार्टफोन है बिल्कुल। और बच्चे दो दो तीन तीन हैं, डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और जो रूरल एरिया में हमारे स्कूल्स हैं वहाँ नेट की प्रॉब्लम तो हर जगह है ही और उनके पास फ़ोन तक भी नहीं है। तो हमारे जो टीचर्स हैं उन पे इतना प्रेशर पड़ चुका है, सुबह उठते ही जो प्रिंसिपल है वो सबको ऑनलाइन ले रहे हैं, टीचर्स को कॉन्फ्रेंस करके उनको लेके सारी पहले क्या कुछ हुआ उसके बारे में बात की जाए। फिर टीचर व्हाट्सअप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल, और कभी फ़ोन पे ही सारा कुछ काम हो जा रहा है। कंपटीशन लेवल भी बढ़ाया जा रहा है, कंपटीशन भी बच्चों में कराया जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी एक चैलेंज है जिसको टीचर्स ने एक्सेप्ट किया है, प्राइवेट स्कूलों ने एक्सेप्ट किया है। इसमें कोई शक नहीं है, पूरी गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा लगा हुआ है इसमें। बिल्कुल। और सीबीएसई स्कूल भी अपने लेवल पे लगे, लेकिन जो हम लोग हैं बीच में, हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि ना तो हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ है और लेकिन हम ये हमारा ये भी कि कंपटीशन में हम भी बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे किसी फील्ड में काम ना रहें और कहीं से ये आवाज़ ना उठे देखो जी इस स्कूल के बच्चे जो हैं इनको टाइम में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है कि ये जो टर्माइल हुआ है मार्च अप्रैल में हुआ, अगर ये सितंबर अक्टूबर में होता तो शायद हमारा चैलेंज कम हो जाता। बच्चे जो है एक तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उसके बाद नया सेशन है, नई क्लासेस हैं, नई बुक्स हैं, तो एक कन्फ्यूजन सा, पहले तो एक महीना कन्फ्यूज ही रहे सभी कि हमें करना क्या है, किस ढंग से चल रहा है। चलो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमें डायरेक्शन टाइम टू टाइम अच्छी मिलती रही और हम उसको फॉलो करते रहे और कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि हम 100% उसमें कामयाब हैं, लेकिन जो कोशिश है वो मन से है और उसमें कहीं कुताही नहीं है। हमारे टीचर जो हैं स्कूल में जाते तो 6 घंटे ड्यूटी देके घर आ जाते थे, आज वो सुबह से शाम तक रात तक लगे हुए हैं, आपस में डिस्कशन हो रही है, कोई बच्चा लाइन पे नहीं आ रहा या उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने एक चुनौती समझ के उसको फेस कर रहे हैं। और ये बात मैं यकीनन कह सकता हूँ कि कहीं में भी हमारे टीचर्स की कोताही नहीं है, दिल से काम कर रहे हैं, चाहे उनके 5, 6, 10 घंटे लग रहे हैं, तो घर का भी संभाल रहे हैं हमारे टीचर्स और स्कूल में उनके मन में एक बात है कि मेरी क्लास का बच्चा कहीं पीछे ना हो जाए। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें थोड़ी सी पेरेंट्स की तरफ से जितनी कोऑपरेशन मिलनी चाहिए वो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन जितना ध्यान वो एजुकेशन में जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं उनको जितना ध्यान देना चाहिए वो कुछ मजबूरी हो सकती है नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी हमने इनको एक चुनौती समझा है और उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। कमल जी, जैसे आपने कहा कि रिसोर्सेज नहीं है प्राइवेट स्कूल के पास जो स्टेट बोर्ड से एफिलिएशन है, लेकिन फिर भी टीचर दिल से काम कर रहे हैं, चुनौतियाँ आपके सामने हैं। दिल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, पूरा सिनारियो हमारे सामने है, एजुकेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, क्योंकि इतिहास के पन्ने पलट कर देखें ऐसी स्थिति कभी शायद उत्पन्न नहीं हुई होगी कि कहीं ना कहीं अल्टरनेट एजुकेशन इस तरह इम्पार्ट की जा रही है। और जिस तरह मैम ने कहा फॉर फ्लंग एरियाज़ में जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन या फिर अल्टरनेटिव एजुकेशन नहीं दी जा रही, लर्निंग बुक्स प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर फ्लंग एरियाज़ में, ताकि कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रचार प्रसार बनाया जा सके। क्या दुश्वारियाँ, क्या एक पेरेंट सेटिस्फाई है इन तरीक़ों से अल्टरनेटिव एजुकेशन के जो माध्यम हैं उनसे? विवेक जी, ऐसा है जैसे आपने खुद ही कहा, ऐसी सिचुएशन पहले कभी इट्स अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस, तो इसके लिए ना तो कोई तैयारी थी, इमेजिन भी नहीं किया था सोसाइटी ने, इस समाज ने, कि दे वुड लैंड अप इन सच ए सिचुएशन। एनीवे, ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता बिटवीन पुपिल्स एंड स्कूल्स अगर ये एफर्ट्स नहीं की जाती। तो ये एफर्ट्स की है, इसमें सोशल यानी कि उनकी जिम्मेदारी भी है और उन्होंने इसको निभाया भी है। सो फॉर द एफर्ट्स आर कंसर्न, दोज आर अप्रिशिएबल, नो डाउट अबाउट इट, एट ऑल लेवल।
गवर्नमेंट लेवल पर भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज वर्किंग राउंड द क्लॉक इन ऑल स्फीयर्स पॉसिबली। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कर रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है, दे आर डूइंग इट। अब रही बात प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर भी जैसे मैम ने बताया और कमल जी ने बताया, एफर्ट्स तो कर रहे हैं, लेकिन इनके सवालों के जवाब भी इन्होंने खुद ही दिए हैं कि जो माध्यम है, जो चैनल है जिसके थ्रू ये चीज़ डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या रिसीव हो रही है कि नहीं हो रही, क्या वो डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जैसे 2G का फैक्टर है, 2G फैक्टर, ये माध्यम तो नेट ही है ना, चाहे आप इसको गूगल से यूज़ करें, जूम से करें, या आपकी CBSE के अपने ऐप्स हैं, या स्कूलों ने अपने कोई प्रोग्राम बनाए हैं, जैसे उन्होंने कहा बोर्ड ने तो बनाया ही नहीं है, इन्होंने अपने लेवल पर कर रहे हैं। तो जो कुछ किया जा रहा है उसका एक ही माध्यम है, वो है कम्युनिकेशन का माध्यम है नेट। अगर नेट की स्पीड ही नहीं है तो क्या होगा, डिलीवर नहीं होगा। और बाकी की परेशानियां जैसे बताई मैम ने कि अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं, टाइम फैक्टर है, स्लॉट है, और अगर ये जो स्कूल एक रेगुलर, उसका एक रेगुलर सिस्टम था, उसमें इंटरेक्टिव एजुकेशन है, उसमें इलस्ट्रेटिव एजुकेशन है, यू नो क्लासरूम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट टेक इट आउट। ई लर्निंग या ई प्रोग्राम जो भी हैं वो कभी भी एज ए, आज इसको चाहे आप अल्टरनेटिव वे में प्रोवाइड कर रहे हैं टू फिल गैप अप टू सर्टेन लेवल, लेकिन जो ई लर्निंग या ई के प्रोग्राम जो भी हैं वो हमेशा ही सप्लीमेंट्री रहे हैं, प्राइमरी नहीं रहे। अगर आप देखें, अगर यही प्राइमरी हो जाता तो फिर स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्लासरूम जो स्टडी है या क्लासरूम जो एजुकेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो एफर्ट्स की जा रही है अप्रिशिएबल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिलीवर वैसे नहीं हो रहा। आप व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं या जो प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं 2G में, तो मैं कहता हूँ व्हाट्सएप की मैंने बहुत बार, आज तक इट्स माई रिकॉर्ड, मुझे अगर व्हाट्सएप पर कोई भी कॉल आई है ना, वीडियो कॉल या कोई भी आई, वो कभी भी थ्रू नहीं हुई है। अगर कोई आई है, मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है गलत हो, मैं नहीं कहता, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो एक जर्नल पेरेंट्स में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एफर्ट्स ना करें, वो अप्रिशिएटेबल है और होनी चाहिए। हाँ, अब जो इसमें लैप्सेस हैं या जो इसमें खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। उसके लिए सरकार के जो एहलकार हैं उन्हीं को देखे, सरकार बात जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है असेस तो करती है, लेकिन सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, दे कैन नॉट स्विच ओवर कि हाँ जी ये अपने, देयर आर सर्टन, जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। बट आई डोंट फील कि वाई शुड जम्मू सफ़र आउट ऑफ इट। अगर आपकी सिक्योरिटी इशू हैं, दोज आर कन्फाइंड टू वैली, you keep it this 4G issue और 2G issue विद इन द वैली। जम्मू का ना तो इतिहास है, ना वो आपके सामने है कोई यानी कि बैकग्राउंड नहीं है ऐसी, और ना ही ऐसा कुछ हुआ है। वाई यू पीपल आर डिप्राइविंग जम्मू रीजन आउट ऑफ दिस ये 4G इशू, वो हम पर क्यों थोपा जा रहा है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कौन बताएगा? मैं बताता हूँ, कम्युनिकेशन का साधन वैसे ही ख़त्म है। अब सिंगल लाइन कम्युनिकेशन है, जो गवर्नमेंट देगी प्रेस नोट, वही आपने छापना है और वही आपने पढ़ना है, वो सही है या गलत है। ज़्यादा बोलेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिंगल लाइन कम्युनिकेशन है, तो हम तो बता नहीं सकते। तो ये तो अच्छा किया, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने ऐसा प्रोग्राम किया, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और सरकार के इदारे के लोग ये बैठे हैं यहाँ, वो इस चीज़ को वहाँ पहुँचाएंगे कि 4G आपकी एफर्ट सभी फ्रूटफुल होंगी। उन टीचर्स का 10-10 घंटे काम करना तभी फ्रूटफुल होगा, और प्रिंसिपल्स का मॉनिटर करना तभी फ्रूटफुल होगा जब तक कि वो चीज़ डिलीवर ना हो। तो मैं समझता हूँ डिलीवरी इज़ एन इशू इन दिस, दैट्स ऑल। बिल्कुल साहब, जिस आपने कहा डिलीवरी एक इशू है, और मैं आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे आपने टीवी की बात की, विभिन्न प्राइवेट चैनल्स की बात की, ऑल इंडिया रेडियो को ओपन किया जा रहा है, प्रसार भारती के साथ MOU साइन किया जा रहा है, और इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार इस लॉकडाउन पीरियड में किया जा सके। ऐसे में एक आओ बात करें, एक कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी, उसके पीछे क्या मोटिव था? देखिए, आओ
बात करें, एक टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन है डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की। ये हमने पिछले साल फरवरी में शुरू की थी। हमारा काउंसलिंग सेल है डायरेक्टोरेट में, सीईओ ऑफिसेज में, और हर एक हायर सेकेंडरी 408 हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, सभी में काउंसलिंग सेल है। और हाई स्कूल्स में हमने स्टार्ट किया था, वहाँ भी ऑलमोस्ट सभी में काउंसलिंग सेल्स हैं। उसी का एक कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म हमने दिया था कि कुछ काउंसलर्स जो हमारे टीचर काउंसलर्स थे, जो पीजी साइकोलॉजी हैं या जिन्होंने एनसीईआरटी सर्टिफाइड कोर्सेज उन्होंने कर रखे हैं, उनको जोड़ के हमने शुरू किया था। लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा काम आया अभी जैसे ही स्कूल्स बंद हुए, तो अभी लॉकडाउन भी शुरू नहीं हुआ था, तो हमने अपनी ये एक्टिवेट कर दी थी टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन। नंबर मैं बोलना चाहूँगी 60068000068। तो ये जो नंबर है, इसको हमने बहुत ब्रॉड कर दिया इसका स्कोप, और इसमें हमने हमारे साथ बहुत सारे और लोग जुड़ गए। हमने थ्रू आउट द कंट्री हमने एक वेबिनार किया। हमने इनफैक्ट पहले एक इनविटेशन दी सब लोगों को कि हमारे साथ कौन जुड़ना चाहता है, तो पूरी कंट्री से ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें आया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेशनल्स हमारे साथ, डॉक्टर्स जुड़ गए हैं। तो इस तरह से वो सब लोग अवेलेबल हैं बच्चों के, पेरेंट्स के और टीचर्स की क्वेरीज़ का जवाब देने के लिए। अभी जैसे कमल जी ने कहा, मैंने नोट भी किया है, इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे बीच में हम लोग पिस गए हैं और सीबीएसई के पास रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के पास भी हैं, हमारे पास कमी है। लेकिन हमारे ये जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की सबके लिए है, हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं सरकारी स्कूल के बच्चों में या प्राइवेट स्कूल के बच्चों में। जब मैं शुरू में भी मैंने कहा कि ये चीज़ हर किसी के लिए है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी मेजर व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ, तो इस ग्रुप में भी मैं हूँ, तो हमें जो उसमें पता चलता है हर किस्म के लोग कॉल कर रहे होते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी कॉल कर रहे होते हैं, और उनकी बहुत सारी क्वेरीज जो है हम जवाब दे रहे होते हैं। इसमें हमने जो मैंने कहा कि ब्रॉड कर दिया है, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़, एंग्जाइटी इश्यूज़, उसके अलावा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का एक पैनल हमने इनके साथ जोड़ा है। तो जैसे मान लीजिए ये एक सीखने का एक जर्नी है जिसमें हम सीख रहे हैं साथ साथ। तो जैसे टीवी पे किसी ने देख लिया, लेक्चर देखा, या वीडियो लेक्चर उसने कहीं इंटरनेट पे देखा, पर बच्चे को समझ नहीं आई है, और वो व्हाट्सएप उस पर भी समझ नहीं आ रही है, वो क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप एक किस्म की क्लास है, तो बच्चे ने एक बार सवाल पूछा, उसको नहीं समझ आई, तो अब क्या करना है। तो उसके लिए हमने ये पैनल जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का रखा है। इस नंबर पे कॉल करके बच्चे को कनेक्ट किया जाता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ, वो उसको गाइड करता है कि तुम और क्या इसमें पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकता है। तो इस तरह से टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। इनफैक्ट कंट्री में आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमें ऐसे ऐसे इश्यूज़ के लिए कॉल आती हैं, जैसे JNK के कुछ लोग बाहर फंसे हुए हैं, तो वो भी हमें कॉल करते हैं। तो हमने अपने साथ बाकी जो और हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं उनके साथ। तो सो दैट इज़ हाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस। हम एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, इस पूरे परिदृश्य में जहाँ हम शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात करें, वहीं एक आवाज़ कई हलकों से उठ के आती है, क्योंकि एक ऑर्डर सरकार की तरफ से आया था रिगार्डिंग द फीस पेमेंट। उसमें आपकी तरफ से भी एक आदेश आया था कि 30 अप्रैल तक फीस ना दी जाए। उस पर एक क्लैरिफिकेशन मैं आपकी चाहना चाहता हूँ। विवेक जी, आप मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन फ़ीस से पहले मैं एक और बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगी यहाँ पे, जो इश्यूज़ यहाँ पे रेज़ हुए हैं। जैसे अभी ये बात हुई कि पढ़ाई पूरी हो नहीं पा रही है, क्लासरूम तो रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, दैट इज़ एग्रीड। तो मैं आपको याद कराना चाहूँगी, कुछ दिन पहले हमारे MHRD मिनिस्टर हैं पोखरियाल साहब, उन्होंने एक अनाउंस भी ये किया कि गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग कि करिकुलम को कैसे रीशेप किया जाए। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि इस समय किसी भी पेरेंट को, किसी भी बच्चे को, किसी भी टीचर को इस बात पे परेशान नहीं होना चाहिए कि इस ऑनलाइन क्लासेस में हम कितना एक्सेसिबल कर पा रहे हैं और कितना पढ़ पा रहे हैं। इस समय फोकस होना चाहिए कि आप बेसिक चीज़ें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको और आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी, NCERT ने एक ऑल्टरनेटिव करिकुलम बनाया है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वो पढ़ा है, लेकिन हमने पूरे अपने सेक्टर में ये सर्कुलेट किया, सभी से डिस्कस किया, और खुशी की बात ये है कि जब ये NCERT का करिकुलम आया उससे पहले ही हमने DSCG होम क्लासेस इसी तरह की लाइंस पे हमने डेवलप किया था। और ये जो अल्टरनेटिव करिकुलम है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट। इफ़ यू गो थ्रू इट, आपको समझ आएगा कि उन्होंने आपको एक दिशा बताई है कि देखिए एक कैलेमिटी से हम जूझ रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, ये वी आर कन्फ्रंटेड विद दिस। अब हमने इसको कैसे जूझना है इससे और कैसे इसके इफ़ेक्ट्स को कम करना है, दैट इज़ द पॉइंट। तो इसमें ये बताया गया है कि उन्होंने 4 हफ्ते का वो एक ऑल्टरनेटिव दिया था जिसको हम आगे रेप्लिकेट कर सकते हैं।
वीकली प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे भी ऑलरेडी हमने अपने, अगर हम आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वीकली प्रोग्राम्स हैं, फन फील्ड एक्टिविटीज़, इंटरेस्टिंग जो उनकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे क्लास में पूरा सुबह से शाम तक पढ़ता था, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन में वही कुछ देना है। आप उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फर्म अप करिए और उसके बाद आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि उसकी सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा। और एक और बात, जैसे 2G की भी बात इन्होंने की और 4G की, ठीक है वो अपना कंसर्न इनका है, सबका है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आप इसको ऑल्टरनेटिव करिकुलम को माइंड में रखते हुए और इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि अभी हमने इस समय अपना बेस्ट करना है और बच्चे को परेशान नहीं करना है, बच्चा घर में बैठा है, सुबह से शाम तक वो घर में बैठा है, कई दिनों से वो बैठा हुआ है, उसको आप इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा बोझ डालेंगे पढ़ाई का तो वो परेशान हो जाएगा। तो ये एक ऑल्टरनेटिव करिकुलम के थ्रू आप उसको, जैसे मान लीजिए 8वीं का बच्चा है तो अभी इस समय कैलेंडर के हिसाब से उसको पहला यूनिट करना था, तो वो पहले यूनिट के लगभग मुझे लगता है 8 या 10 वीडियोस हो सकते हैं। वो 8-10 वीडियोस मेन सब्जेक्ट्स के 6-7 वीडियोस जो हैं वो डाउनलोड करके रख सकता है एट हिज और हर कन्वीनियंस। उसको धीरे धीरे वो कर सकता है और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको वीडियो से ही पढ़नी है। बुक्स भी हैं बच्चों के पास, बुक्स से पढ़े, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो पढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर समय बच्चे को स्मार्टफोन पे ही बैठना है। इनफैक्ट दैट इज़ टू बी अवॉइडेड ऑल्सो, कि आपको ये भी देखना है कि बच्चा हर समय आपका फ़ोन पे ही तो नहीं है, आपका बच्चा हर समय इंटरनेट पे ही तो नहीं है। जैसे हमने ये देखा बीच में कि जैसे यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड करते हैं टीचर्स, तो बच्चे को हम कहते हैं, ये लिंक देते हैं कि तुम ये देखो, उसके साथ ही और बहुत सारी चीज़ें पॉपअप हो जाती हैं, तो बच्चे को कौन बताएगा कि तुम्हें ये देखना है ये नहीं देखना है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में हमें इस समय एज अ मैच्योर सोसाइटी सबको इकट्ठे होके इस चैलेंज को फेस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अभी हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। मे बी वो जैसे कहते हैं कि परफेक्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड, तो अभी हम गुड की तरफ ध्यान दें, परफेक्ट भी आ जाएगा। मैम मैं एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा, जो CBSE स्कूल्स इस वक्त जम्मू में काम कर रहे हैं, क्या ये प्रयास किया जा रहा है कि जो उनका टीचिंग का मॉड्यूल है वो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आई है कि स्कूल अपनी लेवल पे जो बेस्ट कर सकता है वो कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मीटिंग्स हम लोगों की भी सारे प्रिंसिपल्स की हो रही हैं थ्रू इंटरनेट, एंड हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैम ने बताया कि एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन हो रही है। सो हमारे स्कूल्स भी, जितने भी CBSE स्कूल्स हैं, वी आर ट्राइंग कि अगर एक स्कूल कोई अच्छी चीज़ फॉलो कर रहा है, कुछ समथिंग न्यू क्रिएटिव कोई टीचर कर रहा है, तो वी आर शेयरिंग विद ईच अदर कि अगर मॉडल अकेडमी कुछ कर रहा है या JK पब्लिक कुछ कर रहा है या मेरा स्कूल कुछ कर रहा है, तो वी ऑल प्रिंसिपल्स आर इन टच विद ईच अदर। तो जो कुछ भी नया होता है हम डिस्कस करते हैं। एंड ज़्यादातर मैम जैसे बोल रहे थे, CBSE स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स तो पहले भी फॉलो ऐसे करते हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से प्रिंसिपल हूँ वेरियस स्कूल्स में ऑल ओवर इंडिया। हमारी जो पढ़ाई कराने का तरीका होता है वो सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड नहीं होता है। अगर आप मेरे स्कूल में आएँ, क्योंकि एरिया बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, DPS राजबाग, काफ़ी ग्रीनरी है, बड़े लश ग्रीन मेरे ग्राउंड्स हैं। तो मेरे इंस्ट्रक्शन पिछले 5 साल में जब से मैंने ज्वाइन किया है DPS, मेरी यही होती है कि डू नॉट कन्फाइन योर सेल्फ इन साइड द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम्स, टेक योर चिल्ड्रन आउट। मेरा स्कूल ऐसा लगना चाहिए कि गुरुकुल है। So the teachers are taking science also outside, maths also outside, and मैंने जितने बड़े बड़े पेड़ सबके चारों तरफ सीमेंटेड सीढ़ियाँ बनवा दी हैं। तो टीचर्स टेक द चिल्ड्रन आउट, एंड आई एम श्योर बाकी स्कूल्स भी, व्हेन आई वाज इन KC इंटरनेशनल वहाँ पे भी, और अदरवाइज ऑल्सो एक्टिविटी ओरिएंटेड हम कर रहे हैं। जैसे साइंस में है, प्रोजेक्ट्स वगैरह हम देते हैं। तो मैम ने जैसे बोला कि सारा कुछ ऑनलाइन ही और इंटरनेट पे नहीं देना है, मुझे इस बात की खुशी है, बिकॉज आई एम इन टच विद द पेरेंट्स ऑल्सो, दे सेड एटलीस्ट जो काम आ रहा है, वी आर एट होम, तो वी आर मॉनिटरिंग आवर चिल्ड्रन। तो वो जो एक टेंशन हमें पहले होती थी कि बच्चे को हम काम दे रहे हैं इंटरनेट पे, पता नहीं क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, दूसरी जगह तो नहीं साइड पे चले गया, बट अभी क्योंकि पेरेंट्स भी घर पे हैं, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि CBSE की कुछ स्कूल जैसे जोधामल की अगर बात करें, वहाँ जूम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। DPS जम्मू की अगर बात करें, हेरिटेज की बात करें, या कुछ और स्कूल है वहाँ प्री रिकॉर्डेड
अल्टरनेट एजुकेशन के लेसन्स इम्पार्ट किए जा रहे हैं, क्या एक जैसी यूनिफॉर्मिटी उन स्कूल में नहीं पैदा की जा कर सकती, रहे हैं, ताकि एक कर तरह से रहे हैं। इंटरेक्टिव सेशन बच्चों के नहीं, साथ हो बिल्कुल सके? बिल्कुल कर रहे हैं। जूम क्लासेस हो रही हैं। अब अगर अब क्योंकि हर कोई जो भी ले रहा है अपनी क्लासेस, उसको जोधामल हो गया या ये हेरिटेज हो गया, इनके जो बच्चे हैं, आपको मालूम है किस लेवल से और किस घरों से आ रहे हैं, सो दे हैव ऑल द फैसिलिटीज एट होम। और वो क्योंकि स्कूल्स जो हैं ऐड के तौर पे भी डाल देते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाता है। ऐसा नहीं है, हर स्कूल जितने भी सीबीएसई के, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे वो सीबीएसई से हैं या स्टेट के स्कूल हैं, हर स्कूल अपना बेस्ट दे रहा है। पर जैसे सर ने कहा, कंस्ट्रेंट वही है 2G। वाई जम्मू इज सफरिंग 2G? क्योंकि इट्स नॉट ओनली हमने कंटेंट पूरा करना है या सिलेबस पूरा करना है, बात वो नहीं है। बात एक्टिविटी ओरिएंटेड भी हो रहा है, कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं, योगा करा रहे हैं, वो वीडियोस डाल रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं, आर्ट कर रहे हैं। आज ही मेरे स्कूल के हमने क्योंकि आज मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माय मदर्स। मदर्स डे पे बच्चों को हमने बोला है कि आप जस्ट राइट अ पैराग्राफ ऑन योर दिस थिंग। सो ऐसे कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं। अभी पेंटिंग कॉम्पिटिशन, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं एंड अपलोड कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे। तो बच्चे इन्वॉल्व हैं, हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं, एंड ये सारे सीबीएसई स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं। इट्स नॉट सिर्फ जोधामल कर रहा है या हेरिटेज कर रहा है, क्योंकि हम सारे प्रिंसिपल्स टच में हैं। जो कुछ भी नया होता है, वी डिस्कस एवरीथिंग विद ईच अदर। कमल जी, जिस आपने कहा कि पेरेंट्स की तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिल रही है, किस तरह की कोऑपरेशन की एक्सपेक्टेशन आपके द्वारा फिर डिफरेंट प्राइवेट स्कूल द्वारा की जा रही है? देखिए, 2-3 बातें हैं। जी। एक तो ये स्मार्टफोन का कम से कम इस्तेमाल हो, जो दिया जाए स्कूल से वही पढ़े, बच्चे आगे पीछे मत भटके। एक तो ये बात। दूसरा, जो रिस्पांस है, अब जैसे कि ये कोई लेसन स्टूडेंट को दिया है टीचर ने, दूसरे दिन या तीसरे दिन जब उससे रिस्पांस मांगा जाता है, वो अप टू डेट नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो पेरेंट्स को बार बार हम अपील करते हैं कि आप थोड़ा सा बच्चों का ख्याल रखो, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम, तो वो इस वक्त तो टाइम तो है ही। ये सबसे अच्छी बात यही है कि इस वक्त पेरेंट्स के साथ पास टाइम है और बच्चों को दे भी रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है अभी भी कहीं लैकिंग है। उसका कारण हो सकता है कुछ पेरेंट्स, जो हमारे स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, ये भी एक कारण हो सकता है। बाकी यहाँ तक मैम ने वो एनसीईआरटी करिकुलम की बात कही है, वो हमने देखा है, बहुत अच्छा है। उसका हम प्राइवेट स्कूल बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारी प्रिंसिपल्स की मीटिंग भी होती है, क्योंकि सीबीएसई में तो एक इनको लिबर्टी है कि ये 8वीं तक एनसीईआरटी पैटर्न पे किताबें लगाते हैं, तो प्राइवेट ज़्यादा किताबें हो जाती हैं। लेकिन हमारे जो स्कूल हैं, हमें जेके बोर्ड या सीबीएसई की किताबें, उसके अलावा हम 1-2 एक्स्ट्रा किताबें लगा लेते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो जो करिकुलम एनसीईआरटी का है, उसका हम पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे प्रिंसिपल्स आपस में, जैसे इन्होंने कहा कि आपस में डिस्कशन हो रही है कि, क्योंकि इसको थोड़ा सा तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था ये होने वाला है। तो आपस में मीटिंग उनकी हो रही है फ़ोन के द्वारा भी, कि कहीं से कुछ 10-15 स्कूल जो वही मिल के एक ही करिकुलम बना लें, ताकि हमें आगे से आसानी हो जाए और टीचर का बर्डन भी कम हो जाए। तो इस लाइन पे बढ़ चढ़ के काम हो रहा है। और क्रिएटिव वर्क जो बच्चों से लेना, वो भी उसके पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों को छोटे छोटे कंपटीशन भी करवाए जा रहे हैं, ताकि बच्चे का सिर्फ वो पढ़ाई में ही ना रहे, उसका ध्यान आगे पीछे ना रहे, और हर फील्ड में बच्चा आगे बढ़े, जैसे हमारी कोशिश। गिल साहब, इस वक्त हम एक साधारण एक्सेप्शनल टाइम से गुजर रहे हैं, चुनौतियां काफ़ी हैं, और मार्च अप्रैल का महीना होता था, एडमिशन्स का, एक क्लास से दूसरे का रिजल्ट आते थे, काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल। लेकिन इस साल थिंग्स आर डिफरेंट। अगर थोड़े साल पीछे पलट कर देखा जाए, तो हमेशा अभिभावकों की, पेरेंट्स की एक शिकायत रहती थी, खासकर फ़ी को लेकर। और इस साल भी कई हलकों से स्वर उभर के आ रहे हैं कि स्कूल्स अभी भी फ़ी मांग रहे हैं, या फिर अभी जो बुक्स की दुकानें खुली हैं, स्पेसिफिक दुकानों से करिकुलम की बुक्स मंगाई जा रही हैं, एसएमएस बच्चों को आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स को आ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या इस एक्सेप्शनल टाइम में कहीं ना कहीं इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है? दूसरी चीज़, जो ऑनलाइन या फिर अल्टरनेट एजुकेशन चल रही है, इस दौरान क्या बच्चा उस सिस्टम, उस एजुकेशन प्रणाली के साथ रिटेन कर पा रहा है अपने आप को? जहाँ तक आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि फ़ी की जो बात आपने कही,
मैं नहीं समझता हूँ इस सिनारियो में स्कूलों को, पेरेंट्स को किसी भी किस्म का दबाव बनाना चाहिए फीस देने का। उनका एक आर्गुमेंट है, वो एक डिफरेंट बात है कि जी हमने बच्चों को, हमने टीचर्स को सैलरी देनी है, ये है वो है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ नहीं इसी प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट्स को कि वो कार्पस कहाँ है आपका जो डेवलपमेंटल फंड था, जिसको आप सदियों से ले रहे हैं, दशकों से ले रहे हैं, डेवलपमेंट फंड। डेवलपमेंट फंड का एक पर्पस है ट्यूशन फ़ी के अलावा। हालांकि ट्यूशन फ़ी जो है वो भी मैं समझता हूँ अगर वो मांगते भी हैं तो वो अगर पूरी फीस डिमांड करते हैं तो वो वैसे भी बड़ा इलॉजिकल और अनएथिकल है, क्योंकि ट्यूशन में बहुत से कंपोनेंट्स हैं। ऑल कंपोनेंट्स आर नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ। जस्ट मेयर एंगेजिंग द चिल्ड्रन दैट इज़ रिक्वायर्ड, एप्रिशिएबल, अच्छी बात है, वो आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन स्कूल की एक रिलेशनशिप है। आप गुरुकुल की बात करते हैं तो ही इज़ नॉट ए सिंपली ए कंज्यूमर विद यू, एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको ये चीज़ करनी भी पड़ेगी और करनी चाहिए भी। तो अगर आप ट्यूशन फ़ी के वो कंपोनेंट्स प्रोवाइड नहीं करते तो यू हैव नो राइट टू आस्क फॉर द फुल फ़ी, नंबर वन। नंबर टू, फ़ी की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ ये एक लीगल टर्म है फोक्स मेजर। उसमें ये होता है कि जब कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो जाए, एपिडेमिक टाइप, वॉर टाइप, तो उसमें ये जो चीज़ें जो रूटीन में ऑब्लिगेशंस होती हैं उनसे कम से कम पार्टीज फ्री हो जाती हैं। आप भी फ्री हैं कंट्रैक्चुअली, लेकिन आपका स्टूडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपकी एक रिलेशनशिप डिफरेंट है अदर देन कॉन्ट्रैक्ट। आपका बाकी टीचर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसका, स्कूल का, बच्चों के साथ नहीं है कोई ऐसा। तो अगर बच्चों को आप ये फोर्स करेंगे फ़ी देने के लिए इस समय, जबकि उनके पास इस स्थिति को निपटने के लिए सभी को परेशानी है, तो आपका ये फर्क, अगर ऐसा है, मुझे नहीं मालूम, अगर ऐसा है, वैसे मैंने सुना है लोगों को व्हाट्सएप आ रहे हैं कि आप फ़ी जमा करवाइए, तो वो फ़ी मांगना बिल्कुल अनुचित है। और जैसे सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी निकाली, जो ऑर्डर निकाला कोई, तो उसका उस पर कारअमल होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि फ़ीस मांगने का कोई औचित्य है। दूसरी बात जो आपने कहा बुक्स की, तो साहब ये एक बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट होगा, ये एक माफिया है। जब एनसीईआरटी जो भी क्यूरिकुलम है, वैसे तो अब शायद अगले साल क्या होगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो पब्लिक डोमेन में है, तो अभी तक पता नहीं। हमारी एक और बड़ी परेशानी है पेरेंट्स के ऊपर और आम लोगों के ऊपर कि ये लोग, क्या होता है, जब गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन या कोई पॉलिसी फ्रेम करने के लिए पब्लिक की पार्टिसिपेशन चाहती है तो उस समय इनको फिक्र नहीं होती, हम दोषी हैं उसमें, भाई हाँ भाई हम भी अपना को कंट्रीब्यूट करें, हम उनको बताएं साहब। मैक्रो लेवल पर तो बता देंगे, एकेडमिशियन बता देंगे, प्रिंसिपल बता देंगे, टीचर्स बता देंगे, ब्यूरोक्रेट्स बता देंगे। माइक्रो लेवल पर अगर ज़मीनी सतह पर जो अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं जो फेस करते हैं, वो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लमें बताएं ताकि उन चीज़ों को उस पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किया जाए। वो पॉलिसी शायद कभी भी आ सकती है, लेकिन कितनी पार्टिसिपेशन हमने की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि शायद उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन जब एनसीईआरटी का एक क्यूरिकुलम बना है, बड़ा रिसर्च बेस्ड है, और आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं, इवन जो एनसीईआरटी का रूल्स बताते हैं, ये सीबीएसई का रूल कोट करते हैं मोस्टली स्कूल्स, वो कहते हैं जी हमें परमिटेड है 8वीं तक हम कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ये लिखा है इट शुड बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस, जो भी है वो जो क्यूरिकुलम है उसको बेस्ड होना चाहिए। इसमें बड़े एथिकल सवाल हैं। फर्स्ट से लेकर 8th तक जब बच्चा बड़ी कच्ची उम्र में है, उसकी ना सोच डेवलप हुई है, ना वो इतना कुछ समझ सकता है, अब 2-2 किलो की 1.5 किलो की किताब लगा देते हैं प्राइवेट पब्लिशर की। वो आपकी वो प्रोपोर्शन कहाँ है, वेट वर्सेस नॉलेज, वो कितना, 20 ग्राम के नॉलेज के लिए आप उसको इतनी बड़ी किताब दे देते हैं। आप कहते हैं जी उसमें फर्स्ट चैप्टर में जी कोई शॉर्ट आंसर हैं, फिर लॉन्ग आंसर हैं जी, पीछे एक्सरसाइज है, पीछे वो स्कूलों में भी देखा गया है, जो पीछे बैकग्राउंड है, टीचर्स क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर करवा लिए, लॉन्ग आंसर करवाने के टाइम पर कुछ करवाया, बाकी जी ये पीछे कर लेना। वो कितना चेक होता है आज तक स्कूलों में
कोई भी एजुकेशनल स्टैंडर्ड का ऑडिट नहीं हुआ इंडिपेंडेंटली। बताइए मुझे, डायरेक्टर साहबा बैठी हैं, प्रिंसिपल साहबा बैठी हैं, CBSE के लोग जो कोऑर्डिनेट करते हैं, कोई मुझे ऑडिट बताइए कि हाउ वी विल कम टू नो कि जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो कितना बड़ा। कुछ उसका मॉनिटरिंग करने का कोई तरीका होना चाहिए। कोई बॉडी नहीं है, आपकी मॉनिटरिंग जो है कौन मैनेजमेंट कर रही है, मैनेजमेंट का अपना तरीका है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसको अदरवाइज मत लें कि जो प्राइवेट स्कूल हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो वॉल्यूम है, जो यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो स्टूडेंट्स का इनफ्लो है, जहाँ जो जागरूकता लिटरेसी की आई है एजुकेशन की, उसमें सरकार शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस चीज़ को कोप अप करे। तो उसको कोप अप करने के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर आ गया है, इट्स वेलकम, लेकिन कमिटमेंट नाम की चीज़ होनी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि जितने भी लोग, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कमल जी, JNK बोर्ड के, मैं 2-2.5 दहाइयों के पीछे की बात कर रहा हूँ कि जो JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पुराने स्कूल हैं, उनको अगर छोड़ दें तो जितने भी लोग ये एजुकेशन में आए वो सब व्यापारी हैं। उन्होंने इसका व्यापारीकरण किया है एजुकेशन का। देख लीजिए, कोई सिनेमा वाले हैं, कोई शराब वाले हैं, कोई बिल्डर हैं, कोई ये सारा माफिया है। वो उन्होंने CBSE स्कूल खोल लिए। अब जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, और वो डिक्टेट करता है, उसको वही फीस चाहिए। और अमीर लोग अपनी ईर्ष्या कह लीजिए, सामाजिक में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसके चक्कर में सारे वहाँ जाते हैं, अमीर तो जाते हैं, अब वो लोग पिसते हैं। आप देखिए ना गैप इसमें, देखिए। मेरा इतना कहने का मेरी सबमिशन ये है कि ये कौन तय करेगा कि एजुकेशन, आप चंद केसेस को लेकर, जिन के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, जिनके पेरेंट्स आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं या बिजनेस में हैं, वो तो अपने बच्चों को देख लेंगे। यू सी द गैप, देयर इज अ रूरल अर्बन गैप, देयर इज सोसाइटल गैप। आप देखिए ना, आप उसको कैसे पूरा करेंगे? एक सोशल और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, उसको कौन पूरा करेगा? कल साहब, कई चीज़ों का आपने खुलासा किया। आपने सबसे महत्वपूर्ण बात की है कि एजुकेशन ऑडिट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैम, आपकी तरफ आना चाहूँगा। इस पूरे समीकरण में 2 चीज़ें, एक तो रूरल एरियाज़ की अगर बात करें, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द अल्टरनेट एजुकेशन, उन क्षेत्रों में, क्योंकि खबरें भी हैं कि आपके जो टीम है DSEG की, खासकर राजौरी पुंछ और सीमावर्ती क्षेत्रों में खुद गई हैं, टीचर्स ने खुद इम्पार्ट किया, कितना फोकस वहाँ रहा है, और जो यहाँ पर इन्होंने अपनी जो आम जनता के, आम पेरेंट्स की शिकायतें हैं, किस प्रकार उसका निवारण हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट इसमें अल्टरनेटिव एजुकेशन में था रूरल बच्चों तक पहुंचना। जम्मू डिवीज़न एक बहुत डिफ़िकल्ट, टोपोग्राफिकली बहुत डिफ़िकल्ट डिवीज़न है, और प्राइवेट स्कूल्स की अगर आप देखेंगे तो कंसंट्रेशन अर्बन एरियाज़ में ही होती है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत दूर दूर पहाड़ों पे स्कूल्स हैं, बीच में नदियां हैं, नाले हैं, ऐसी जगह बैरियर्स हैं, तो वहाँ तक भी हमारे टीचर्स जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे कितने सारे वॉलंटियर्स हैं जो डायरेक्टली फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं। वो काम भी कर रहे हैं, उसके साथ वो एजुकेशन का काम भी कर रहे हैं। तो वो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन हम लगभग मुझे लगता है कि शायद 2 या 4 दिन में हम टेक्स्ट बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन तो सबकी ही 100% हो जाएगी। विंटर जोन में हो चुकी थी, अभी समर जोन में चल रही है, और सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है वो भी लगभग मुझे लगता है 50% तक हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके साथ साथ कल जो आदेश LG साहब का आया है कि सभी स्कूलों की वाइट वॉश की जाए, उसके पीछे क्या हमें आशा कर सकते हैं कि सभी स्कूल जल्दी खुलेंगे? जी बिल्कुल कोशिश करेंगे। इसमें अभी हम वो एक बना रहे हैं, उसका एक मसौदा तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसमें वी विल गो अबाउट इट। तो मुझे लगता है कि जब स्कूल्स ये क्लोजर ख़त्म होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा, स्कूल जब खुलेंगे तो बच्चों का वेलकम हम अच्छे स्कूल्स में करेंगे, फेस लिफ्टिंग हो चुकी होगी, ये उम्मीद करते हैं। इसमें जो कंसर्न एज ए पेरेंट, एज ए अभिभावक गिल साहब ने उठाया, देखो मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगी। देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल, चाहे वो ये प्राइवेट स्कूल चाहे CBSE के हों या JK बोर्ड के हों, सारे स्कूल गवर्नमेंट के फोल्ड से बाहर नहीं हैं। स्कूल एजुकेशन एक्ट और अब राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आ गया है। UT जब से बनी है तब से राइट टू एजुकेशन एक्ट अप्लाई हो गया है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो रूल्स बनने हैं वो नोटिफाई हो जाएंगे थोड़े दिनों में। तो वो सारी चीज़ें इनको अप्लाई करती हैं। मैं यहाँ पे जो फ़ी को लेके आपने बात की, तो बहुत जल्दी, क्योंकि हमने 30 अप्रैल तक एक्सटेंशन दे रखी थी कि विदाउट लेट फ़ी एक्सटेंड करनी है डेट, और कोई पेरेंट किसी पेरेंट को कोई प्रेशराइज़ नहीं करेगा स्कूल।
उसके बाद अब हमारा एक ऑर्डर एक्सपेक्टेड है जो कि थोड़े दिन में निकल जाएगा फ़ी को लेके कि किस तरह का क्या ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या होगा। उस पर मैं अभी कमेंट ना करते हुए मैं आपको ब्रॉडली स्पीकिंग जो आपको मैं बोलूँ कि किसी भी स्कूल को इस सिचुएशन में ये नहीं करना चाहिए कि वो किसी को भी कोई मैसेज भेजे, और मैसेजेस दिए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास कंप्लेंट्स आती रही हैं और जो केस टू केस बेसिस हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं वहाँ हम स्कूल को अप्रोच भी करते हैं, नोटिस भी देते हैं और उसको रेक्टिफाई करने की भी हम कोशिश करते हैं। तो इस टाइम पे फ़ी मांगना ही पहले गलत है, एक ब्रॉड प्रिंसिपल जो है गलत है। और जो यहाँ पे एक जो ये करते रहे हैं क्वार्टरली फ़ी लेते रहे हैं, तो क्वार्टरली फ़ी भी इस समय मांगने का कोई मुझे मीनिंग नज़र नहीं आता कि वाई शुड यू आस्क फॉर क्वार्टरली फ़ी। तो उसके लिए, और साथ में गवर्नमेंट ऑर्डर जब एक्सपेक्टेड है तो दे शुड वेट फॉर दिस। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम जिनके भी इश्यूज़ हैं, टीचर्स की सैलरी है या कोई और इश्यूज़ हैं, स्कूल की अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके भी हमने गवर्नमेंट जो है एक बहुत बैलेंस्ड व्यू लेगी और वो ऑर्डर जो है वो थोड़े दिन में निकल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। बाकी बुक्स की बात की इन्होंने, बुक्स को लेके रूल्स आर वेरी क्लियर। एनसीईआरटी ये जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उनको एनसीईआरटी बेस्ड जो है करिकुलम वही बढ़ाना है, करिकुलम वही रहेगा। बुक्स आप 8वीं तक दूसरे पब्लिशर्स की लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी कहा गया है कि प्रेफरेबली एनसीईआरटी की बुक्स आप लगाएं, जो कि कई स्कूलों का मैंने खुद देखा लगाई भी हैं, कुछ स्कूल्स ने लगाई हैं एनसीईआरटी भी। एक मिक्स ऑफ प्राइवेट एंड ये एनसीईआरटी है, लेकिन आप सब्जेक्ट तो वही पढ़ाएंगे ना। आप कैसे एक्सीड कर सकते हैं? अगर आप किसी बच्चे को एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो बच्चे के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, आप पेरेंट के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं। और जेके बोर्ड का तो और भी ज़्यादा, जेके बोर्ड के जो स्कूल्स एफिलिएटेड है उनका तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वो है कि उनको जेके बोर्ड की पब्लिश की हुई ही बुक्स जो हैं वो लगानी है और वही सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं जो उसमें उनके करिकुलम में हैं। और रिसेंटली अभी ये गवर्नमेंट ने शायद 15 अप्रैल को ये एक ऑर्डर निकला है, उस ऑर्डर में स्पेसिफाई किया गया है, आपको मालूम होगा कि स्कूल बैग, वेट ऑफ स्कूल बैग को लेके नेशनल लेवल पे कंसर्न था और ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शंस भी थी। तो उसके तहत एक कमेटी बनी थी, यहाँ गवर्नमेंट की एक कमेटी बनी थी, उनकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे एक ऑर्डर निकला है। उसमें डिफाइंड है कि किस क्लास के बच्चे का वेट कितना होगा स्कूल बैग का, फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए या अलग अलग क्लासेस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। प्री प्राइमरी में आपको कोई बुक्स लगानी ही नहीं है, और मैं बहुत सारे स्कूल्स में हम देखते हैं कि प्री प्राइमरी के लेवल पे भी बहुत सारा कुछ हम बच्चों को हम इतना ज़्यादा कुछ क्यों लोड कर देना चाहते हैं, क्यों पढ़ाने देना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन में ये भी एक बात कहना चाहूँगी कि क्या हम अपने बच्चों को मैकेनिकल रोबोट्स बनाना चाहते हैं? हमें बच्चे की अपनी एक नेचुरल जो उसकी डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसके हिसाब से ही आप पढ़ाइए। और जैसे अभी सिंह साहब ने भी कहा कि एनसीईआरटी का जो करिकुलम है बहुत एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ है, कंट्री के बेस्ट ब्रेन्स जो हैं वो उसमें लगे हुए हैं। आप उसको वैल्यू एडिशन कीजिए, ना कि आप उसको डाइल्यूट कीजिए। तो हम आगे आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे इनसे मिलके प्राइवेट स्कूल्स जो हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, पार्टनर हैं हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ, उनका कंट्रीब्यूशन हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमारे साथ मिलके बच्चों के बेहतरी के लिए जो हो सकता होगा वो ये ज़रूर करेंगे। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और आई विल कंटिन्यू विद माय लास्ट क्वेश्चन। कल ही मेरे पास एक किसी स्कूल के पेरेंट का एक मैसेज आता है जिसमें किसी सीबीएसई स्कूल ने एक एसएमएस भेजा है कि आप एक ABC XYZ ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से EVS और मैथ का सिलेबस आप वहाँ से लीजिएगा। मज़े की बात है, उसमें ऐप में ये लिखा गया है कि फर्स्ट चैप्टर विल बी फ्री और उसके बाद यू हैव टू पे द ऐप। ये सिस्टम क्यों इवॉल्व हुआ जा रहा है कि सीबीएसई स्कूल बहुत गलत है। एज अ प्रिंसिपल, एज अ मदर, एज ए एजुकेशनिस्ट बहुत ही गलत है, क्योंकि जब प्राइवेट स्कूल्स में हम टीचर्स को अपॉइंट करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो कितनी उसने MA की हुई है या उसने MEd की हुई है। छोटे बच्चों के लिए टीचर की जो सिलेक्शन है वो उस टाइप से होनी चाहिए कि जो बच्चे की साइकी को समझे। जैसे मैम ने बोला कि छोटे बच्चों को इतना सिलेबस पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, इन्वॉल्वमेंट ही बच्चों की एक्टिविटी ओरिएंटेड ही वही होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर आप देखिए, अब कुछ ऐसे स्कूल्स की वजह से सारे बदनाम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम CBSE के स्कूल्स हैं टिल क्लास 2 तो एग्जाम्स ही नहीं लेते हम लोग,
अगर मैं डीपीएस की बात करूं, डीपीएस सोसाइटी दिल्ली से जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमें, टिल क्लास 2 नो एग्जाम्स, बच्चे सिर्फ एक्टिविटी ओरिएंटेड काम करते हैं और या फिर नॉर्मल वर्कशीट्स उनकी टीचर खुद बनाती है, ड्राइंग कर लिया, स्लैंटिंग लाइंस हैं वो हो गया, ज़्यादा बर्डन बिल्कुल क्लास 2 तक तो बर्डन नहीं है। बाकी 3, 4 एंड 5 टिल क्लास 5 हर बच्चे को दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हम पढ़ाते ही नहीं हैं, एंड आई एम श्योर बाकी स्कूल्स भी यही कर रहे होंगे, क्योंकि हम जब डिस्कस करते हैं तो यही डिस्कस होता है। बट कुछ बीच में एक दो मे बी पेरेंट्स का भी कंस्ट्रेंट होता है कुछ। अब जैसे मेरा जो स्कूल है या कमल सर का स्कूल जो उसमें है, वहाँ पे पेरेंट्स को एजुकेट करना बड़ा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो, यू विल नॉट बिलीव व्हेन आई जॉइन आफ्टर अ ईयर और सो, नर्सरी के पेरेंट्स ने, स्पेशली मदर्स ने आके हंगामा कर दिया स्कूल में। I said what happened? The teacher said मैम ये तो they are fighting. I said what happened? PTM में इसे देखो जी, इतना तैयार श्यार करके हम बच्चों को भेजते हैं और आप पढ़ाते ही नहीं हो कुछ भी। कम से कम 2-3 पेज तो दो उनको, हमने शाम को टीवी देखना होता है, कुछ होना होता है, तो बच्चा कम से कम अपने काम में लगे रहेगा तो हम अपने काम तो कर सकते हैं। सो यू नो इट्स नॉट द स्कूल्स, ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अंडरस्टैंड, एंड ये स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हैव दैट काइंड ऑफ सेशन with the mother, especially जो छोटे बच्चों के till class 5, I keep having interactive session with the I have started conducting coffee morning with my parents, and mother toddler program मेरे स्कूल में चलता है। वीक में every day 2 mothers they come, they spend the whole day, and it's on a volunteer basis. They come to the school, they spend the whole day with the teacher, and they understand कि हम स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं और बच्चों को घर में कैसे पढ़ाना है। So अभी last 4 years में काफ़ी changes आए हैं। Parents have understood me, they have understood कि स्कूल का सिस्टम कैसे हो रहा है, and I request all my schools जितने भी हैं, वैसे तो हम लोग जब सहोदय की मीट्स होती हैं यही सारी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि आप 10 मदर्स को, क्योंकि पेरेंट्स फादर तो बिजी होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों की मदर्स को अगर आप स्कूल में बुला के इंटरैक्टिव सेशन ऐसे करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, एक्टिविटीज़ उनके लिए करते हैं, तो वो उनके लिए भी इजी हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स जो हमारे जैसे एरिया के हैं, गाँव की लेडीज़ हैं, यू नो, कुछ सिस्टम पता नहीं है, उन्हें लगता है कि लिखना 4-5 पेज होमवर्क दे दो, क्लास वर्क दे दो, वो है, तो उनकी माइंड सेट चेंज करना ये ऑफ कोर्स हमारी जिम्मेवारी है, एंड हम अपने लेवल पे तो कर ही रहे हैं। सो लेट्स सी, आई होप कि आगे भी कीप कंटिन्यूइंग डूइंग दिस गुड वर्क। कमल जी, यहाँ से आगे हम क्या आशा कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्राइवेट स्कूल अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, शिक्षा का प्रचार प्रसार, लेकिन कुछ स्कूल जो इस आपदा की घड़ी में पेरेंट्स को SMS भेजते हैं फीस के लिए, फलानी दुकान से बुक्स लेने के लिए, उसको चेक करने के लिए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, शुरू में ये जो टर्माइल जब शुरू हुआ तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना आगे बढ़ जाए। बिल्कुल। तो शुरू में लोगों ने सोचा कि ये 15 दिन 20 दिन का सारा चक्कर है, चलो फ़ी उन्होंने कुछ एसएमएस किए होंगे, आई एग्री। लेकिन जो ही जब गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ कि 30 अप्रैल तक कोई भी फ़ी क्लेम नहीं करेगा, बिल्कुल, और हमारी एसोसिएशन की भी इंस्ट्रक्शन सभी स्कूल्स को चली गई, तो मुझे लगता है कि उसके बीच में नहीं आनी चाहिए, कोई एसएमएस नहीं गया हुआ। लेकिन एक बात मैं और क्लियर करूँगा कि उस गवर्नमेंट ऑर्डर में ये कहीं वहाँ लिखा था कि कोई फ़ी की डिमांड नहीं करेगा, कोई कंपेल नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों ने मैसेज ऐसे डाल दिए, उनके दिमाग में था कि जस्ट इंफॉर्मेशन की फ़ी स्ट्रक्चर हमारा ये है, या जो लोग बड़े आराम से दे सकते हैं वो डिपॉजिट करवा दें। कंपेल किसी ने नहीं किया, जस्ट वो इन्फॉर्म किया गया कि इतनी फ़ी है हमारे स्कूल की। अच्छा, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि ये जो कोरोना वायरस का चक्कर शुरू हुआ मार्च शुरू में हो गया। अब बड़े स्कूलों की मैं बात नहीं करता, जो हमारे मीडियोकर स्कूल हैं उसमें 20 से 25% फ़ी हमारी जो है वो पूरे साल की पेंडिंग रहती है, और इस उम्मीद में पेरेंट्स भी तैयार होते हैं कि एग्ज़ाम आएगा, रिजल्ट निकला, उस बीच में वो फ़ी हम कलेक्ट कर लेंगे। और नए सेशन में हमने सोचा भी होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, स्कूल के रूम्स बनाने हैं, लेबॉर्ट्री अपडेट करनी है, कंप्यूटर रूम अपडेट करने, ये एक प्लानिंग मैनेजमेंट ने की होती है, तो वो सारा होता है कि वो पेंडिंग फ़ी भी आ जाएगी, और नए जो हमने अपने जो फ़ी स्ट्रक्चर कमेटी ने जो जिस ढंग से फ़ी स्ट्रक्चर हमें दिया है उसी ढंग से वो फ़ी को हम कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे। गिल साहब ने ये कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी,
देखिए मैं आपको ये बता दूं, हमारी क्लियर कट हमारा ये है कि जो फ़ी हमें आती है ट्यूशन फ़ी, उसमें बड़ी मुश्किल से हमें सैलरी निकलती है। जो हम एनुअल चार्जेस लेते हैं उसमें पर वो दिया हुआ है हमने लिखे कि ये कहाँ कहाँ हमें यूटिलाइज करने हैं ये फंड्स हमें। तो हम अभी सिर्फ ट्यूशन फ़ी इसलिए क्लेम कर रहे हैं कि हमें कम से कम टीचर्स की सैलरी निकल जाए, बाकी काम तो सारे हमने बंद कर दिए। और ये भी हम कह रहे हैं, अब गवर्नमेंट मैम ने जैसे कहा गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या निकलता है वो तो हमें फॉलो करना है। जो हमने सोचा हुआ है कि जो एसोसिएशन ये बात सोच रही है कि जो आराम से फ़ी दे, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी रेगुलर मिल रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर फ़ी और हमें स्कूल को पता है कि कौन सी फैमिली ऐसी है जो इस वक्त फ़ी पे नहीं कर पाएगी, तो कोई स्कूल उनको कंपेल नहीं करेगा कि आप, गवर्नमेंट अगर ऑर्डर कर भी देती है कि आप ट्यूशन फ़ी दे दो या ये चार्जेस दे दो, तो हमने फिर भी सोचना है कि ये फैमिली नहीं दे पाएगी, हमने इससे नहीं मांगना है। तो एक सोसाइटी है हमारी, पेरेंट्स और हम मिल के चलते हैं, तो ये क्योंकि हमें सबसे बड़ी इस वक्त चिंता है टीचर की सैलरीज की, वो भी एक समाज का अंग है, और जितनी सैलरी उनको मिलनी चाहिए, जितनी वो टीचर हमारी मेहनत करते हैं उतनी तो हमारी रिसोर्सेज नहीं, उतनी हम दे ही नहीं पा सकते, और जो कम देते हैं वो भी टाइम नहीं देंगे तो उनका आगे सिस्टम कैसे चलेगा। तो एक तो हम लड़ रहे हैं बीमारी जो चल रही है, दूसरा हम अब चिंता है कि स्कूल के बच्चों को हम एजुकेशन पूरी मिले, तीसरी हमारी ये चिंता है कि हमारे टीचर कहीं भूखा ना रह जाए। तो ये हम 3 जगह मैनेजमेंट लड़ रही है इस वक्त। तो अब गवर्नमेंट को हमने रिप्रेजेंट दी है और गवर्नमेंट ने हमसे बातचीत की है, अब देखो जो ऑर्डर किया हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन हमारे बेसिक यही है कि टीचर्स को कम से कम सैलरी हम आपको दें। गिल साहब, यहाँ से हम क्या आशा कर सकते हैं एज ए सोसाइटी, किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं खासकर शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर? पेरेंट्स की कितनी अहम भूमिका यहाँ से आगे? देखिए जी, बेसिकली तो आज का जो सिनारियो है एजुकेशन का, उसके लिए पेरेंट ही जिम्मेदार है। मैं तो बड़ा ये इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि हम में जो सामाजिक कंपटीशन और ईर्ष्या, जी मेरा बच्चा वहाँ स्कूल में होना चाहिए, उस स्कूल में होना चाहिए, वहाँ बड़ी बड़ी ग्राउंड हैं और बड़ी बड़ी स्विमिंग पूल हैं। ये अलग बात है कि उस बच्चे को कभी स्विमिंग पूल 6 महीने के लिए कभी ट्राई नहीं किया हो, ये बड़ी सिंपल बात है, सीधी बात। हाँ बिल्कुल। वो एक होता है ना, वो मैंने कहीं पढ़ा था, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम, उसमें क्या होता है कि कैप्टर का जो अबडक्टर होता है वो कैप्टर का सिंपैथाइजर बन जाता है। तो पहले तो हम उस कंपटीशन में अपना शो करने के लिए बड़े बड़े स्कूल में चले जाते हैं, बाद में हमें लगता है गलत फैसला हो गया, पैसे बड़े हैं और डिलीवर नहीं हो रहा, रिट्रीवल का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि स्कूल पैसे वापस नहीं करता। ये बड़ा क्लियर है, कोई भी रूल जब बनाएंगे मैडम जब देखें तो वापस नहीं ले सकते। तो बाद में फिर वो क्या करता है, उसी स्कूल की तारीफें करता है अपने फैसले को जस्टिफाई करने के लिए, कि वहाँ बड़ी ग्राउंड है जी, वहाँ ये है जी, मेरा बेटा वहाँ पढ़ता है, मेरी बेटी वहाँ पढ़ती। ये हमारी जो हमारी शैलो सोच है वो उसके लिए ज़िम्मेदार है। मैं इसमें 2 बातें ज़रूर कहूँगा। एक तो मैम ने कहा, क्योंकि ये कर ही रहे हैं, कि बुक लोड का, जो बुक लोड की बात है वो तो आपको पता है, इसे ओपन मुझे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़ी बड़ी बुक होती हैं और एक दुकान फिक्स की जाती है, वहाँ से लिया जाए, उसने पब्लिशर्स के साथ सेट किया होता है और वहाँ रेट फिक्स किया होता है मार्जिन और डिस्काउंट सेटल करके। अब उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन मैं सिंपली एक बात कहता हूँ कि बुक्स पूरी ही लेनी पड़ती हैं। जो एनसीईआरटी के एडिशनल बुक्स, वो मुझे इस बात की सीबीएसई की समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं जी 9th से 12th तक तो सीबीएसई पढ़ाना है, लेकिन 8वीं तक आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लीजिए। और आप इतनी मुश्किल बुक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट और जो उसमें आप डिस्कस करने जा रहे हैं, आप कैसे उस बच्चे की, जब वो डेवलपमेंट ही नहीं हुई, आप उससे एक तवक्को करते हैं कि वो सीखे। उस समय वो सीख नहीं सकता, आप उसको बड़ी बुक देते हैं। जब वो सीख सकता है उसको कहते हो एनसीईआरटी है। यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये तो बड़ी सिंपल बात है। तो ये जो बुक्स लगाते हैं पूरी ही लेनी पड़ती, पूरा सेट लेना पड़ता है। आप बात करके देखिए, काउंटर पर जाइए, उसके पास टाइम ही नहीं है, सेलर के पास। वो कहता है साहब इतना टाइम नहीं है, आपने लेना है तो बंडल उठाइए और जाइए। बंडल बने हैं, बंदे लगे हैं, पकड़ा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो उसमें प्योरली बिजनेस है। बुक्स आप मैडम कह रही थी कि जी उसमें हमने कहा कि कम से कम लगाइए, वो लेंगे पूरी, फिर रोटेशन फिक्स कर देंगे। आज आपने ये वज़न के लिए उसको स्टिपुलेशन को मीट करने के लिए आज आप ये जैसे बुक लाएंगे और फलां डेट को ये बुक लाएंगे, तो वज़न तो कम हो गया, लेकिन रोटेशन में चला। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी जो प्रपोजिशन थी उसको पूरा किया। अब रही बात ये जो
पेरेंट्स को तो अपनी जगह पर, ये समाज को चाहिए कि हम अपनी सोच को ठीक करें। और ये जो भाग दौड़ में जो क्षमा, कोरोना ने तो बड़ी, मैं समझता हूँ कि लोगों को समझ दे देनी चाहिए कि तो इसमें सिर्फ इतना मैं कहूँगा, क्योंकि पॉलिसी बन रही है, पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं सिस्टम में वो उसमें पार्टिसिपेट करें। और कोई ना कोई जब भी लेजिस्लेशन बने, मैं ये सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हर जगह कोई ओम्बड्समैन है। अब वेज बोर्ड हैं, इंडस्ट्री में, जहाँ जिस जगह भी है कोई एक ओम्बड्समैन है। कोई इशू है आपका, आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं है। मैम, यहाँ से आपका एक क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल शॉर्ट। यही मैसेज देना चाहूँगी कि चाहे सरकारी स्कूल के बच्चे या पेरेंट्स हों या प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई या जेके बोर्ड, तो गवर्नमेंट की जो अलग अलग टाइम पे डायरेक्शंस निकलती हैं, जो कि सजेस्टिव हैं या फिर जो मैंडेटरी हैं, दोनों को लेके उनकी स्पिरिट को समझ के तो हर किसी को उसको फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट के आपके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, गवर्नमेंट को पता है और उनको एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन सभी को साथ में साथ देना ज़रूरी है। पेरेंट्स का साथ देना ज़रूरी है, स्कूल्स का साथ देना, टीचर्स का साथ देना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है अगर हम सब मिलके चलेंगे तो हम अपने ये हमारे सबके बच्चों का कंसर्न है, सोसाइटी का कंसर्न है। तो अगर हम इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, प्रॉपरली करेंगे, राइट पर्सपेक्टिव में करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल रेज अ हैप्पी चाइल्ड, वी विल रेज अ हैप्पी सोसाइटी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस महामारी में हम सब इस लॉकडाउन की स्थिति का शिकार हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा के प्रचार प्रसार की अगर बात करें, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं और चुनौती से कुछ चुनिंदा लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। इन टोटलिटी बेहतर ढंग से एजुकेशन को इम्पार्ट किया जा रहा है। चुनौती हम सबके सामने है, लेकिन इस चुनौती को हम निश्चित तौर पर पार कर पाएंगे और बेहतर शिक्षा के माध्यम से आने वाले कल को हम संवार पाएंगे और ख़ासकर एक नई दिशा न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारतवर्ष में हमें नज़र आएगी। अनुराधा मैम, निर्मल मैम, कमल गुप्ता जी और गिल साहब, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।